आ जाओ दूसरा, सैलरी विच इज ड्यू। भाई इस केस में आपने सैलरी पे नहीं करी, जो सैलरी ड्यू है ना आपने उस पे भी टैक्स पे किया है। सर क्या होता है ड्यू? ड्यू समझाने से पहले मैं तुम्हें जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं उन्हें जरा स्पेशल अंडरलाइन करूंगा। अक्रूड सैलरी इज नॉट टैक्सेबल, सो ड्यू सैलरी इज टैक्सेबल, accrued salary is not taxable. Due salary is taxable, accrued salary is not taxable. क्या फर्क है सर ड्यू और अक्रूड में? क्या फर्क है सर? ये ड्यू अलग, अक्रूड अलग, अक्रूड सैलरी, ड्यू सैलरी, सर इन दोनों में क्या फर्क है? और सर फर्क भी बड़ा मोटा होगा, क्योंकि ड्यू वाला तो टैक्सेबल है, अक्रूड वाला टैक्सेबल नहीं है। ड्यू सैलरी टैक्सेबल होगी, अक्रूड वाली सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। मैं तुम्हें देता हूं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, मेरी रियल लाइफ का एग्जांपल, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भाई। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ आता है भाई वो आता है फरवरी के महीने में। फरवरी में होते हैं फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स। मार्च में, मतलब मार्च शुरू में शुरू हो जाते थे, तो फरवरी में जैसे प्री बोर्ड टाइप की चीज़ें शुरू हो जाती थी, टेस्ट शुरू हो जाते थे, वाइवा शुरू हो जाते थे, प्रैक्टिकल शुरू हो जाते थे। बचपन से भाई जब 8th क्लास से हम प्रैक्टिकल करते थे साइंस के, इन सब चीज़ों के, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती थी। तो फरवरी का जो महीना होता था वो एकदम की पढ़ाई का महीना होता था। तो मेरा बर्थडे आता था फरवरी के महीने में अनफॉर्चुनेटली, और जब फरवरी के महीने में वो मेरा बर्थडे आता था तो मुझे जितने भी गिफ्ट्स मिलते थे, जितने भी गेम्स मिलते थे, जितने भी प्राइजेस मिलते थे, जितने भी कैश मिलता था या कुछ भी और चीज़ कपड़े मिलते थे, मेरी मदर पता है क्या करती थी? मेरी मदर उन सबको बांधती थी, गठरी बनाती थी और अलमीरा के ऊपर स्टोर कर देती थी। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों करती थी मेरी मदर? मेरी मदर इसलिए वो ऐसा करती थी कि वो मुझे कहती थी कि सुनो निखिल, जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब ये सारी चीजें तुम खोलोगे, अभी इनको तुमने देख तो लिया ना। तो मनी, वो गेम है, बहुत सारे गेम होते थे भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, बिजनेस, हाँ बिजनेस गेम होता था जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट होता, ऊनो गेम होता था। तुमने देख लिया गेम है, लेकिन तुम खेलोगे अभी नहीं। तुम खेलोगे कब? तुम खेलोगे जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तब तुम इनको खेलोगे। तो ना पूरे एग्जाम्स के दौरान ना एक मोटिवेशन सा रहता था, नजर बार बार ऊपर जाती थी अलमीरा पे कि अरे जल्दी एग्जाम्स खत्म करो ताकि हमें उन्हें खेलने का मौका मिले, ताकि वो हमारे पास आए। पूरे एग्जाम्स मोटिवेटेड जाते थे हमेशा। उस मोटिवेशन की वजह से मेरी मदर हर बर्थडे पे यही करती थी, सारे के सारे टॉयज, सारे के सारे गेम्स, सारे के सारे जो मुझे गिफ्ट्स मिलते थे सबको अलमीरा पे बांध के उन्होंने डाल दिया और कहा ये मिलेगा कब? मिलेगा कब? हाँ तुम्हारा ही है, टेंशन मत लो, प्योरली तुम्हारा है और किसी का नहीं है, तुम्हारा ही है, लेकिन मिलेगा कब? मार्च के बाद, जब तुम्हारा लास्ट एग्जाम होगा ना जिस दिन, उस दिन आके सारे खोल लेना और खेल लेना, अभी नहीं मिलेगा। तो अब सुनना जरा, ये सारे गिफ्ट्स मेरे को अक्रू कब हो गए? फरवरी के महीने में, लेकिन ये ड्यू कब होंगे? मार्च के महीने में। ड्यू का मतलब होता है राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव। मेरे को रिसीव करने का राइट कब है इनका? मार्च के महीने में। लेकिन इन पे मेरी ओनरशिप कब आ गई? इन पे मेरी ओनरशिप कब आ गई? इन पर मेरी बपौती कब आ गई? इन पर मेरा होल्ड कब आ गया? इन पर मेरा राइट कब आ गया? वो आ गया फरवरी के महीने में। लेकिन मुझे रिसीव करने का राइट कब मिलेगा? मार्च के महीने में। अक्रूड मतलब जब आपकी ओनरशिप आ गई, ओनरशिप आप हो, लेकिन अभी आपको देंगे नहीं ना, ना ना देंगे नहीं, देंगे कब? मार्च में। तो जब ओनरशिप आ गई, दैट इज नोन एज सैलरी अक्रूड। लेकिन सैलरी ड्यू कब होगी? जब एक्चुअली में वो आप रिसीव करने वाली डेट पे आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में आ जाओ भाई, जितने भी कंपनीज में सैलरी पे होती हैं, पिछले महीने की, जैसे मार्च के महीने की सैलरी 7 अप्रैल तक पे होगी, अप्रैल के महीने की सैलरी 7 मई तक पे होगी, मई के महीने की सैलरी 7 जून तक पे होगी। तो सैलरी जो मई की महीने की है वो अक्रू कब हो गई? 30th मई, 31st मई को अक्रू हो गई मई के महीने की सैलरी। लेकिन वो ड्यू कब होगी? मतलब आपके पास राइट टू रिसीव द पेमेंट कब आएगा? 7th of जून। तो आप 31 मई को जब आपकी सैलरी अक्रू हो गई, 1 जून को आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि सर कल मेरी सैलरी देखो अक्रू हो गई थी,
पूरे महीने मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, देखो मेरे को सैलरी नहीं दी, दुहाई हो सरकार, दुहाई हो सरकार, 2 थप्पड़ लगाएगी, कोर्ट से बाहर निकाल देगी आपको, बोलेगी इंतजार करो, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पेमेंट कब होगी, 7 तारीख को, 7 तारीख तक इंतजार करो, 7 तारीख को ड्यू होगी, तब आपको राइट टू पेमेंट रिसीव होगा। हाँ, 8 तारीख को आप कोर्ट में जा सकते हो, कहते हो मिलॉर्ड मेरे को 7 तारीख में पेमेंट ड्यू थी, मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं पे करी, आप प्लीज इसके खिलाफ मुकदमा करिए, मुकदमा होगा, एक्शन लिया जाएगा एम्प्लॉयर के खिलाफ जिसने लिख के दिया था कि सैलरी 8 जून तक पे हो जाएगी। सो डिफरेंस बिटवीन अक्रूड सैलरी एंड ड्यू सैलरी। आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। सैलरी बिकम्स ड्यू व्हेन द एम्प्लॉई गेट्स द लीगल राइट टू क्लेम इट, जब उसको क्लेम करने का लीगल राइट मिल जाता है या रिसीव करने का लीगल राइट मिल जाता है, उसे बोलते हैं सैलरी ड्यू। एंड इट इज अक्रूड व्हेन द एम्प्लॉई रेंडर्स द सर्विस, तो जब एम्प्लॉय ने सर्विस रेंडर कर दी तो भाई ओनरशिप आ जाती है। ओनरशिप तब आ जाती है जब रेंडर कर दी सर्विस, लेकिन वो सैलरी ड्यू कब मानी जाती है, ड्यू तब मानी जाती है जब उसके पास रिसीव करने का अधिकार आ जाता है। तो मेरे गिफ्ट्स मेरे को ड्यू कब होते थे, ड्यू होते थे मार्च के महीने में जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, और मेरे गिफ्ट्स अक्रू कब हो जाते थे, वो अक्रू होंगे फरवरी के महीने में जब मेरा बर्थडे आता है, जब मैंने उन पे अपनी ओनरशिप हासिल कर ली है, तब वो अक्रू हो जाएंगे। अब बताना सैलरी टैक्स कौन से वाले पोर्शन की होगी, ड्यू, जब आपके पास राइट टू रिसीव द पेमेंट आ गया है। अक्रूड सैलरी इज नेवर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हाथ में अक्रूड सैलरी नहीं टैक्स होती। जिस महीने में वो सैलरी एक्चुअली रिसीव होगी, जिस महीने के में वो एक्चुअली सैलरी को राइट टू रिसीव एम्प्लॉय के पास आएगा, उस महीने में भाई ये वाली सैलरी टैक्सेबल होगी। तो सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज ड्यू एंड नॉट व्हेन इट इज अक्रूड। अक्रूड सैलरी इज नॉट टैक्सेबल बट ड्यू सैलरी इज टैक्सेबल। ये है प्रिंसिपल सैलरी के टैक्सेबिलिटी का। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा ड्यू और अक्रूड के बीच में। ठीक है सर, बात समझ में आई। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, सैलरी इन एरियर्स। अब भाई एरियर सैलरी क्या होता है, जरा सुनना ध्यान से। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है तो फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट होता है कि देखें हमने क्या परफॉर्मेंस करी, और जब परफॉर्मेंस की असेसमेंट होती है तब जाके डिटरमाइन होता है बोनस। बोनस मतलब सैलरी के ओवर एंड अबव हमारे एम्प्लॉयज को क्या देंगे। तो सैलरी तो पूरे साल के दौरान दे दी, हर एक महीने में सैलरी दे दी, लेकिन बोनस क्या हर महीने के दौरान दिया? नहीं नहीं, बोनस कब डिसाइड होता है, जब ईयर खत्म हो जाएगा, जब हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखेंगे, जब कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, तब बोनस को डिक्लेयर करेंगे, तब बोनस को पे करेंगे। तो बोनस वास्तव में कब पे होता है? नेक्स्ट ईयर में पे होता है। तो पिछले साल का बोनस आपको करंट ईयर में मिलेगा, क्योंकि करंट ईयर में ही डिसाइड होगा, करंट ईयर में ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा, करंट ईयर में आपको चेक आएगा। भाई पिछले साल तो आपको पता ही नहीं था, इस साल में तो पता ही नहीं था कितना बोनस होगा, अक्रू ही नहीं हुआ बोनस, पे होना तो बहुत दूर की बात, पता ही नहीं था। पता कब लगा? इस साल में पता लगा। तो जब भी सैलरी पिछले सालों की करंट ईयर में मिलती है, ये तो मैंने बोनस का एग्जांपल दिया, बोनस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप के परसुएंट है। जब पिछले सालों की सैलरी करंट ईयर में मिलती है तब हम उसे कहते हैं एरियर्स सैलरी। और भाई बोनस तो एक अलग चीज हो गई। अब मैं आ जाता हूं आपके सैलरी के एग्जाम्पल पे। एक सैलरी का भी एग्जाम्पल ले लो जहां सैलरी पिछले सालों की अगले सालों में पे होगी, उस साल में नहीं पे होगी जिस साल में वो ड्यू थी। तो आओ उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है सर। तो हमारे जो सारे के सारे वर्कर्स थे भाई, उन सब वर्कर्स ने मिलके मैनेजमेंट को गुहार लगाई, मैनेजमेंट को बोला सुनो मैनेजमेंट भाई आप ना ज़रा हमारा ना इस साल में 10% सैलरी को इंक्रीज़ कर दो। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है 10% सैलरी में इंक्रीज़ ले लो तुम, कोई टेंशन नहीं है, हम तुम्हें 10% सैलरी इंक्रीज़ करके देंगे। मैनेजमेंट ने एक्चुअली वर्कर्स को 10% सैलरी इंक्रीज़ करके नहीं दी। मैनेजमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमने तब जो वादा किया था तब तो किया था, लेकिन अब हम तुम्हें इंक्रीज़ नहीं दे सकते। वर्कर्स मैनेजमेंट के इस स्टेप के आगे चले गए हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट में 5 साल मुकदमा चला, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की सैलरी का 5 साल मुकदमा चला। 5 साल के बाद हाई कोर्ट ने कहा सुनो भाई एम्प्लॉयर, तुमको इन लोगों की सैलरी पे करनी ही करनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयर ने पता है किस साल में सैलरी पे करी? एम्प्लॉयर ने 2025 में सैलरी पे करी। किसको? एम्प्लॉयज को। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स ऑफ द पास्ट ईयर्स। पास्ट ईयर्स की सैलरी एरियर्स में रिसीव हुई है इन द करंट ईयर। तो पास्ट ईयर में सैलरी अक्रू भी नहीं हुई। अक्रू कब होती है? जब राइट आपके पास आता है। अरे इस केस में तो राइट ऑफ ओनरशिप भी नहीं आया, एम्प्लॉयर कह रहा है मैं नहीं पे करूंगा, एम्प्लॉयर ने मना कर दिया। राइट कब आया आपके पास? जब हाई कोर्ट ने एम्प्लॉई के फेवर में केस डिसाइड किया, तब आपके पास राइट आया। इसे कहते हैं एरियर्स सैलरी। एरियर्स सैलरी मतलब पिछले सालों की सैलरी है जो फ्यूचर ईयर्स में पे हो रही है। दिस इज नोन एज एरियर्स सैलरी। इंक्रीज इन सैलरी फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्टिव यानी पास्ट पीरियड, इट इज टैक्स्ड ऑन रिसीट। तो जब भी सैलरी में इंक्रीज आता है किसी पास्ट पीरियड का, तो ये सैलरी में इंक्रीज आया था, पास्ट पीरियड का इंक्रीज आया था, जो इफेक्टिव में कब आया? वो आया 2025 में इफेक्टिव में आया। Whenever there is increase in salary from a retrospective period, मतलब पिछले पीरियड, पास्ट पीरियड से जब भी कोई सैलरी में इंक्रीज आता है और वो करंट ईयर में पे होता है, उसको हम बोलते हैं सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, और वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। जिस साल में वो रिसीव हुई है उस साल में टैक्स होगी, मतलब वो 2025 में टैक्स होगी, वो 2020-21 में टैक्स नहीं होगी। क्योंकि देखो बड़ी सीधी सी बात है, क्या 2020-21 में तुमको राइट मिला टू रिसीव दिस सैलरी? नहीं सर, हमें 2020-21 में राइट ही नहीं मिला टू रिसीव दिस सैलरी। 2020-21 में तो हमें राइट ही नहीं मिला। राइट कब मिला है? 2025 में मिला है। तो सैलरी टैक्स भी कब होगी? 2025 में टैक्स होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। ये फैक्ट इररिलेवेंट है कि किस ईयर से वो पर्टेन करती है। जहां से भी पर्टेन करे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो देखूंगा मुझे राइट कब मिला है इस सैलरी को रिसीव करने का। राइट अगर मिला है 2025 का, तो ये सैलरी 2025 में टैक्स होगी ऑन रिसीट बेसिस। सो एरियर सैलरी इज रिसीव्ड ऑन रिसीट बेसिस। तो ये है भाई 3 टाइप की सैलरीज। सैलरी विच इज पेड और अलाउड, सैलरी विच इज ड्यू, जो राइट मिल गया है आपको, पेमेंट नहीं मिली है। और यहां राइट भी नहीं मिला, यहां राइट मिल गया था, राइट ओनरशिप का मिल गया था, लेकिन पेमेंट नहीं मिली थी क्योंकि राइट टू रिसीव नहीं था। ओनरशिप का राइट था लेकिन राइट टू रिसीव नहीं था। यहां राइट टू ओनरशिप भी नहीं था, राइट टू रिसीव होने की तो बात ही नहीं आती। तो जहां ओनरशिप भी नहीं था पिछले ईयर्स में, आया ही राइट टू ओनरशिप नेक्स्ट ईयर्स में है, वहां पर मैं कहूंगा एरियर्स सैलरी। तो भाई आओ जरा ये चीज भी ताकि तुम्हें याद रहे लिखवा देता हूं मैं यहां पर। राइट टू सैलरी, ये है टिक। राइट टू रिसीव, ये है नॉट टिक। तो इस केस में भाई राइट टू सैलरी तो है तुम्हारे पास, हाँ सैलरी तुम्हारे पास आएगी पेमेंट का नहीं है, सैलरी मिल गई है, ये आ जाएगा राइट। राइट टू रिसीव नहीं है। और इस केस में एरियर्स के केस में क्या होता है? राइट टू सैलरी भी नहीं है, राइट टू रिसीव भी नहीं है, दोनों ही नहीं है उस साल में जिस साल की ये सैलरी है। दोनों ही चीजें आएंगी अगले के सालों में। अगर वो आएंगी अगले सालों में तो टैक्स की भी कब लगेगा? अगले सालों में। जिस ईयर में ये राइट टू रिसीव और राइट टू सैलरी आएगा उस साल में ये वाला टैक्स लगेगा। अभी करंट ईयर में जिस ईयर की ये सैलरी है उसमें तो भाई राइट टू सैलरी भी नहीं है, राइट टू रिसीव भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये है 3 टाइप्स की सैलरीज जिसको हमें टैक्स करना है, और एक जिसको हमें टैक्स नहीं करना। अगर सैलरी अक्रू हो गई है लेकिन ड्यू नहीं हुई तो हम उसे टैक्स नहीं कर सकते। तो मेरे जो गिफ्ट्स मुझे मिलते हैं वो फरवरी के महीने में टैक्स नहीं हो सकते थे, वो मार्च के महीने में टैक्स हो सकते थे जब मुझे उन्हें राइट टू रिसीव मिला। राइट टू ओनरशिप तो फरवरी में मिल गई, राइट टू रिसीव मिला मार्च के महीने में, तो वो टैक्सेबल कब होंगे? भाई मार्च के महीने में वो टैक्सेबल होंगे। ठीक है सर। और लास्ट हम इसके एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, सैलरी की भाई डेफिनेशन। सैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी, सैलरी में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। सेक्शन 17 बताता है सैलरी की डेफिनेशन। सैलरी की डेफिनेशन में भाई सबसे पहले आएंगी वेजेस। और यहां पर ना जरा कंफ्यूज मत होना,
कॉस्टिंग, अभी तुम कॉस्टिंग की कोचिंग या तो पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, या बुक्स पढ़ोगे या पढ़ चुके हो। कॉस्टिंग में सैलरीज और वेजेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पे बाइफिकेट किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई बाइफिकेशन नहीं है, सैलरीज और वेजेस को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, ऐसी कोई बाइफिकेशन यहां पर नहीं है। सो सेक्शन 17, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, कोई भी वेज है जो आप पे कर रहे हो, चाहे वो डेली रेट के बेसिस पे कर रहे हो, दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिनको रोज के बेसिस पे आपको पेमेंट करनी होती है, चाहे आप मंथली या एनुअली पे कर रहे हो, 6 मंथली पे कर रहे हो, बाय एनुअली पे कर रहे हो, 15 दिन का पे करो, जैसे मर्जी आए पे कर रहे हो, पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम किसी को वेजेस दे रहे हो, और वेजेस किसके परसुएंट आती हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के परसुएंट आती हैं, अगर इसके परसुएंट तुम किसी को भी वेजेस दे रहे हो, वो सैलरी का पार्ट बनेगी। देन एन्युटी और पेंशन, भाई कोई आदमी रिटायर हो गया तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से, रिटायर होने के बाद तुम उस पर्सन को पेंशन दे रहे हो, एनुअल बेसिस पे कुछ फंड्स दे रहे हो, एनुअल बेसिस पे उसका, ताकि देख रेख हो सके, रख रखाव हो सके, आप उसको कुछ एमोल्यूमेंट्स दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, उसे भी मैं सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड करूंगा। अच्छा, ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी होता है पोस्ट रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट वो हो गया है तब उसे अगर मैं कोई लमसम अमाउंट इकट्ठा दूं, भाई ये तो हर साल दे रहे हो आप, पेंशन तो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे रहे हो, रिटायरमेंट के वक्त अगर मैं लमसम अमाउंट कुछ इकट्ठा दूं उसे, तो वो भी ग्रेचुइटी कहलाता है। तो वेज जो होता है, वेज होता है प्री रिटायरमेंट, और ये दोनों एग्जांपल्स हैं पोस्ट रिटायरमेंट के, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलता है। तो रिटायरमेंट के दौरान, रिटायरमेंट से पहले अगर बेनिफिट मिले वो भी भाई सैलरी कहलाएगा, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। अगर रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिले वो भी भाई सैलरी कहलाएगा, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। सो any emolument, any benefit received pre-retirement, that will also be salary, which is received post-retirement, that will also be salary. फिर फीस, कमीशन, सर एम्प्लॉय को कमीशन कौन देता है? अरे भाई जहां टैक्स बच रहा हो, जैसे टैक्स की चोरी करनी हो, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो सैलरी को भी कमीशन का नाम दे सकता है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है नॉमेनक्लेचर इज इररेलेवेंट, नॉमेनक्लेचर इररेलेवेंट है, चाहे सैलरी बोलो, चाहे कमीशन बोलो, चाहे फीस बोलो, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो मैं उसे सैलरी ही मानूंगा। लेकिन सर सुनिए ना, देखिए रीत के रायते मत बिलोइए, आप एक जेन्युइन सी बात सर हमें बताइए, सर मेरे एम्प्लॉय की सैलरी है 8 लाख रुपए साल का फिक्स, और मैंने उस एम्प्लॉय को बोल दिया, क्योंकि वो सेल्स स्टाफ है, मैंने उसको बोल दिया सुन भाई, अगर तूने साल में 2 लाख रुपए का माल बिकवा दिया ना, तो मैं तो तुझे 10,000 रुपए फालतू दूंगा। तो सर ये जो 10,000 रुपए फालतू है, ये सैलरी थोड़ी है, तो कमीशन है, कमीशन। जैसे मैं किसी बाहर के अपने एजेंट को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देता हूं, वैसे सर ये तो कमीशन है जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है। सर क्या ये सैलरी के पार्ट बनेगा जो जेन्युइन है? सर ये इनजेन्युइन नहीं है, ये उनकी बात नहीं है जो चोरी करना चाह रहे हैं, इस वजह से सैलरी को कमीशन का नाम दे रहे हैं। सर ये वो लोग नहीं है, जेन्युइन लोग हैं, इनकी आंखों में सर सच्चाई देखिए, एकदम सच्चे लोग हैं ये। सर क्या इस कमीशन को भी सैलरी का नाम दिया जाएगा? हाँ भाई हाँ, कोई भी पेमेंट हो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के परसुएंट आ रही है, उसे हम सैलरी का ही नाम देंगे। चाहे तुम नाम उसे दो फीस, फीस जैसे होती है सिटिंग फीस मिलती है डायरेक्टर्स को मीटिंग अटेंड करने की, सैलरी, कमीशन सैलरी। तो कोई भी तरह की फीस होगी, कोई भी तरह का कमीशन होगा, किसी भी तरह का एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के परसुएंट पेमेंट होगी, हम उसे सैलरी ही बोलेंगे। सो यस, नाम तुम रख लो पर कमीशन, बट उसको सैलरी ही करार दिया जाएगा, परक्विजिट सैलरी करार दिया जाएगा। अब देखना अगला बड़ा ही प्यारा हेड है, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। बहुत प्यारा हेड और बहुत उम्दा चीज, उम्दा चीज देखना क्या, मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला सुनो एम्प्लॉइज, मैं शेयर इशू ला रहा हूं, शेयर्स इशू कर रहा हूं अपनी कंपनी के, मुझे पैसा चाहिए। बाहर के लोगों को शेयर इशू करूंगा, इससे अच्छा मैं तुम्हें ही कर देता हूं, तो मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा कंपनी के। तुम्हारा बेनिफिट कि तुम मालिक बन जाओगे कंपनी के, ओनर बन जाओगे कंपनी के, फॉर अ पर्टिकुलर परसेंटेज, बहुत छोटा परसेंटेज होगा बट तुम ओनर बन जाओगे, तुम्हारा बेनिफिट, मेरा भी बेनिफिट। बाहर के लोगों से पैसे मांगने की जगह मैंने अपने बंदों से पैसे ले लिया। इस स्कीम को कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को मैं स्टॉक ऑप्शन लेने का चांस दे रहा हूं, दिस इज नोन एज ईसॉप या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब जाहिर सी बात है, शेयर खरीदोगे अपनी ही कंपनी के, जिस कंपनी में तुम एम्प्लॉय हो, तो डिविडेंड भी मिलेगा,
और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ऐसे कोई भी बेनिफिट्स, ऐसे कोई भी प्रॉफिट में शेयरिंग, प्रॉफिट में कई बार शेयरिंग होती है ना, ऐसी कोई भी प्रॉफिट में शेयरिंग जो प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी जो एम्प्लॉय को दी जाती है सैलरी के बजाय, सैलरी के एवज में, उसको मैं नाम देता हूं सैलरी। तो कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए था एज सैलरी, लेकिन तुमने दिया प्रॉफिट का नाम देके, प्रॉफिट शेयरिंग का नाम देके, उस सबको मैं क्या नाम दूंगा? सैलरी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, और जहां पर होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, वहां पर इस रिलेशनशिप के परसुएंट अगर कोई प्रॉफिट में शेयरिंग भी तुम दोगे अपने एम्प्लॉइज को, मैं उसका नाम क्या दूंगा? सैलरी। दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर सैलरी सेक्शन 17। ये मत बोलना कि सर मैं तो ओनर बन गया हूं, ये तो मेरा बिजनेस है अपना, अब थोड़ी सैलरी है मेरी। अरे तो क्या हो गया, सैलरी ओनर नहीं, ओनर बन गए हो तो तुम, अभी रिलेशनशिप तो तुम्हारा सर्वेंट का ही है ना। तुम्हें जैसे ही एमडी बोलेगा चलो भाई पानी पिलाओ जरा सबको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूम में आके पानी पिलाओगे ना, पानी पिलाओगे ना? नहीं नहीं सर हम पानी पिलाएंगे, कैसी बात करें सर, कॉस्ट अकाउंटेंट है हम, सीएम में लाहौल विला कुवत, ऐसे काम नहीं करेंगे सर। सर सीएम में कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बने, ठीक है भाई कॉस्ट अकाउंट बनाओगे, लेकिन जो एमडी होगा उसकी बात तो मानोगे ना? हाँ सर उसकी बात मानेंगे। अगर उसकी बात मानोगे तो जो भी प्रॉफिट में वो शेयरिंग तुम्हें दे रहा है उसको भी सैलरी की ही कैटेगराइजेशन में लाते हैं और उसको भी हम सैलरी ही बोलते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज सैलरी, इट विल बी टैक्स्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सैलरी। देन लीव एनकैशमेंट। भाई लीव एनकैशमेंट, इसको मैं बोलता हूं कंजूसी की महान हद। तो भाई कंजूस जो होते हैं ना, जो लोग, जैसे बनियों को बोला जाता है, बनिए बहुत कंजूस होते हैं, तो जो कंजूस लोग होते हैं ना बड़े महान होते हैं सर। वो मैं बताता हूँ महान कैसे होते हैं। उन्हें ना पूरे साल में जो स्टैट्यूटरी हॉलीडेज होती हैं, जैसे कंपनी का, हर कंपनी का नियम होता है कि पूरे साल में जो स्टैट्यूटरी हॉलीडेज हैं, जैसे रक्षाबंधन, दिवाली, होली, 15 अगस्त, गांधी जयंती, इस पे तो छुट्टी सबको मिलेगी मिलेगी, ऑब्वियसली तो स्टैट्यूटरी हॉलीडेज हैं तो इस पे तो छुट्टी मिलेगी मिलेगी सबको, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इन छुट्टियों के अलावा सब एम्प्लॉयज़ को 15 दिन की एडिशनल छुट्टी मिलेगी। जाओ मौज करो, अपने फैमिली को वेकेशन पे लेके जाओ, घर बैठो, रेस्ट करो, नेटफ्लिक्स देखो, जो अपना काम करना है करो। 15 दिन की फिक्स छुट्टी मिलेगी सब एम्प्लॉयज़ को, ये दिया जाता है ऑप्शन। अब उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ दिमाग लगाते हैं जो बनिया टाइप के होते हैं, बनिया नेचर के होते हैं। अरे सर अगर हम वो छुट्टियां ना लें तो कंपनी कहती है जिस बंदे ने वो 15 छुट्टियां ना ली, तो देखो स्टैट्यूटरी और तो हॉलीडे तो लेनी पड़ेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो लेना ही लेना पड़ेगा। 15 अगस्त पे तो तुम ऑफिस आ गए तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी ऑफिस को, तो वहां तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये जो एक्सेस लीव्स दी, ये जो 15 दिन के अलावा और 15 दिन की लीव्स दी वेकेशन करने के लिए, इन लीव्स पे भाई कंपनी कहती है अगर तुम इन लीव्स को छुट्टी नहीं लेते और कंपनी में आके काम करते हो तो भाई हम तुम्हारा प्रो रेट बेसिस पे तुम्हारी जो बेसिक सैलरी है वो तुम्हें रीइंबर्स कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी सैलरी 8 लाख रुपए और तुमने 10 दिन काम किया उन दिनों में जहां तुम्हें छुट्टी मिलनी चाहिए थी या तुम ले सकते थे, तो हम क्या करेंगे, 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 10, इतनी सैलरी तुम्हें साल के एंड में दे देंगे। और जो महाकंजूस लोग होते हैं वो ये वेकेशन नहीं लेते, वो कहते हैं अरे वेकेशन में जाओ फैमिली का खर्चा और यहाँ सैलरी नहीं मिलेगी उसका खर्चा, क्या फ़ायदा, वेकेशन मतलब हम तो ऑफिस में जाके काम करेंगे। वो लोग लीव एंड कैशमेंट पूरा बेनिफिट उठाते हैं भाई, पूरा लीव एंड कैश कराते हैं, तो मैं उसको भी क्या नाम दे दूंगा, सैलरी नाम दे दूंगा। फुल्ली टैक्सेबल होगी एज सैलरी इन माई टैक्सेबल इनकम। तो लीव एनकैशमेंट इज ऑल्सो अगेन फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपने अपनी लीव एनकैश करवाई है साल के एंड में, लीव ली नहीं, अवेल नहीं कराई, एनकैश करा ली, तो लीव दो ही चीज़ें हो सकती हैं लीव के साथ, या तो आप अवेल कर लो मतलब यूटिलाइज कर लो, या आप एनकैश कर लो। अगर आपने एनकैश कराई तो भाई वो भी सैलरी की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर आपने अवेल कर ली, यूटिलाइज कर ली, उस दिन छुट्टी ले ली, फिर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है सर। देन एनी अदर वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो भाई और कोई, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट मतलब है 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होना। 60 ईयर्स इज द रिटायरमेंट एज विच माइट वेरी फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिटायरमेंट जो 60 ईयर के बाद होती है। कई लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो 40 की एज में वो कहते हैं भाई बस अब बहुत हो गया, अब मुझे और काम नहीं करना, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ।
तो अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो डेफिनेटली टैक्सेबल होंगे होंगे। अगर भाई कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसकी भी इनकम टैक्सेबल होगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेसिस पे भी इनकम होती है टैक्सेबल। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई कुछ भी जो तुम्हें बेनिफिट मिला एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग is covered under this head, salary, section 17. Any benefit which you receive from the company for your employment, for the services which you render for the company, will be taxable as salary. तो भाई एक छोटा सा कंसेप्ट और जो इस ब्रीफ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद भाई हम अपने बुक में आ जाएंगे, उसके बाद हम अपने नोट्स में आ जाएंगे, इस पूरे कंसेप्ट को थियोरेटिकली भी पढ़ेंगे। वो है surrender of salary versus foregoing salary, surrendering salary versus foregoing salary। दो वर्ड्स हैं, surrender of salary और forego of salary। दोनों में डिफरेंस समझना और दोनों की टैक्सेबिलिटी में फर्क समझना। एक है surrender of salary, दूसरा है forego of salary। ओके सर, अब भाई तुमने सुना होगा जब ये कोविड फैला था, जब कोविड एकदम अपने पीक पे था, तब कई सारे मेंबर पार्लियामेंट्स ने अपनी अपनी सैलरी सरेंडर कर दी थी फॉर पर्पस ऑफ कोविड। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम अपने अगले महीने की सैलरी, मतलब जून की सैलरी, पूरे देश के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं सबने बोला हम अपनी एक महीने की, अगले महीने की सैलरी सरेंडर कर रहे हैं फॉर द कोविड पेशेंट्स। तो कंसेप्ट सुनना क्या है, एक एक्ट बना है, उस एक्ट का नाम है सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। इस एक्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपनी सैलरी किसी अच्छे काम के लिए सरेंडर कर देता है तो वो सैलरी कहलाती है सरेंडर ऑफ सैलरी। आपने अपनी सैलरी सरेंडर कर दी, आपने बोला कि मेरी अगले महीने की सैलरी तुम ले लेना, तुम अगले महीने की सैलरी मेरी कोविड पेशेंट्स के लिए यूज कर लेना। दिस इज नोन एज सरेंडर ऑफ सैलरी। और सर ये फोरगोइंग ऑफ सैलरी क्या कंसेप्ट है? भाई फोरगोइंग ऑफ सैलरी का ये कंसेप्ट है कि भाई कोविड टाइम चल रहा था, आपकी सैलरी थी 80,000 रुपीज़ पर मंथ, आपके एम्प्लॉयर ने फ़ोन किया आपको और आपको बोला कि अरे भाई सुनो एम्प्लॉई, मेरा ना बिजनेस अभी कुछ चल नहीं रहा, तुम्हें तो पता ही है बिजनेस की क्या हालत है, तो भाई मैं तुम्हें इस महीने 80,000 रुपीज़ नहीं पे कर पाऊंगा, मैं तो तुम्हें 50,000 रुपीज़ ही पे कर पाऊंगा। आपने कहा ठीक है बॉस, कोई टेंशन नहीं है, तुम 30,000 रुपीज़ मत मेरे को पे करो, कोई टेंशन नहीं है। दैट इज नोन एज फोरगोइंग ऑफ सैलरी। अब देखना, जो सैलरी फोरगो करी है वो तो पक्का टैक्सेबल होगी और जो सैलरी सरेंडर करी है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो आपने अगर अपनी सैलरी ड्यू होने के बाद फोरगो कर दी, आपने कहा अपने बॉस से ठीक है सर ये सैलरी मेरे को मत पे करो, तो वो आपकी टैक्स के बाहर नहीं जाएगी, आपकी टैक्सेबल तो पूरी की पूरी 80,000 ही होगी, क्योंकि ड्यू कितनी हो गई थी आपको, ड्यू कितनी हो गई थी सैलरी, पूरी 80,000 ड्यू थी आपको। तो जो चीज ड्यू हो जाती है वो चीज जैसे ही ड्यू हो जाती है टैक्सेबल हो जाती है, फिर आप वापस नहीं जा सकते, फिर आप उसको नहीं कह सकते अरे तो ड्यू नहीं थी। एक बार जो चीज ड्यू हो गई वो चीज ड्यू हो गई, फोरगो कर दी अगर आपने सैलरी तो भी वो ड्यू तो हो गई थी ना। आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस डेट पे, जिस डेट पे आपको मिलनी चाहिए थी, उस डेट पे ड्यू हो गई थी सैलरी। सो सब्सिक्वेंटली अगर आपने फोरगो कर दी अपनी सैलरी तो भाई हम उसे नॉन टैक्सेबल नहीं मानेंगे, हम उसको टैक्सेबल ही मानेंगे। लेकिन अगर आपने वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने अगर अपनी सैलरी किसी नेक काज के लिए कंट्रीब्यूट करी है तो भाई उस केस में हम इसे नॉट टैक्सेबल मानेंगे। सर नेक काज कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थोड़ी कर सकता है, नेक काज तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, नेक काज तो तुम भी कर सकते हो, नेक काम तो तुम भी कर सकते हो। तो सैलरी के ड्यू होने से पहले पहले अगर तुमने ये जो एक्ट मैंने कहा वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, इस एक्ट के तहत जो फॉर्मेलिटीज लिखी हुई हैं अगर उन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर दिया, और अगर तुम प्राइवेट पर्सन हो चाहे गवर्नमेंट पर्सन हो, उन फॉर्मेट उन चीज़ों को फुलफिल करने के बाद तुमने अपनी पूरी की पूरी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में सरेंडर कर दी किसी पर्टिकुलर नेक काज के लिए, तो भाई हम कहेंगे कि तुम्हारी सैलरी टैक्सेबल नहीं है। तो सैलरी के टैक्सेबल ना होने के लिए
जो कंडीशन है वो है आपको ये वाला जो एक्ट है उसके तहत सैलरी को सरेंडर करना है टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने खुद अपनी सैलरी कहीं पर लगा दी, जैसे आपके एम्प्लॉयर ने कहा भाई अरे सुनो एम्प्लॉय, हम सब मिलके काम करते हैं, इस महीने की आधी सैलरी हम डोनेट कर देंगे टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ टीच इंडिया, हम अपनी सैलरी सबकी डोनेट कर देंगे। क्या वो टैक्सेबल होगी सैलरी या नॉट टैक्सेबल होगी? टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपने वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट को फॉलो नहीं किया। वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट को फॉलो करने के बाद ही आप अपनी सैलरी जो आपने सरेंडर करी है उसको आप नॉन टैक्सेबल घोषित करा सकते हो। अगर आपने सैलरी फोरगो करी है, फोरगो करने में कोई भी टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। आपको सैलरी नहीं मिली हमें पता है, लेकिन उस पर टैक्स भरो। आपकी सैलरी थी 80,000, आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस महीने आप मुझे सिर्फ 50,000 दे दो। आपको टैक्स कितने में भरना पड़ेगा? पूरे 80,000 पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि अगर सरेंडर ऑफ सैलरी होता है, मतलब आपकी सैलरी आपने ड्यू होने से पहले, याद रखना ड्यू होने से पहले, ड्यू होने के बाद की ये हरकत नहीं होती सरेंडर। सरेंडर है ड्यू होने से पहले। अगर आपने अपनी सैलरी फोरगो कर दी, अगर आपने अपनी सैलरी सरेंडर कर दी, तो वो मैं कहूंगा होगी नॉट टैक्सेबल। और अगर आपकी सैलरी हुई फोरगो मतलब ड्यू होने के बाद आपने डिसीजन लिया कि ये सैलरी अब आपको नहीं मिलेगी, तो उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है, टैक्स जो लेवी होगा वो पूरा का पूरा लेवी होगा। तो ये था भाई एक ब्रीफ स्नैपशॉट आपके पूरे के पूरे चैप्टर का। ऑफ कोर्स इसमें सारे एलिमेंट्स अभी कवर्ड नहीं है, अभी बहुत सारे और बहुत इन डेप्थ चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स हमें कवर करने हैं। तो हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे विद मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। तो आगे बढ़ने से पहले आओ जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी बोर्ड पे समझे, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक बार अपने बुक से क्विकली रीड आउट कर लेते हैं। आपके चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज जो पहला हेड ऑफ इनकम है हम वो पढ़ने जा रहे हैं, हम वो शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी, पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप, एंड पेमेंट मस्ट हैव बी मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। तो आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मास्टर सर्वेंट का होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का होना चाहिए, और जो पेमेंट होनी चाहिए वो इसी कैपेसिटी में होनी चाहिए। तो आओ जरा देखते हैं क्या होता है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सो अ पेमेंट कैन बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड का मतलब है कंक्लूडेड। पेमेंट को हम कब कंक्लूड कहेंगे कि वो सैलरी है? ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में जहां द पेयर इज द एम्प्लॉयर एंड पेई इज द एम्प्लॉई ऑफ द पेयर। तो जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा वहीं पर हम पेमेंट को कंक्लूड करेंगे कि वो सैलरी है। Criteria for employer-employee relationship. The key criteria to hold this relationship is that employee is always bound to work. मजबूरी है, obligation है कि employee हमेशा bound to work करेगा एज पर द डायरेक्शंस एंड सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की हर एक बात एम्प्लॉय मानेगा, ये बाउंड होगा, ये ऑब्लिगेशन होगा, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉय के तरफ से। ना केवल प्रोडक्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मानी जाएंगी बल्कि ऑपरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, किसी भी और तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, हर तरह की इंस्ट्रक्शन मानी जानी चाहिए एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय किसी भी बात को ना नहीं कर सकता। आपने सुना होगा यस बॉस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू वर्क इन अ कंपनी। यस बॉस बोलना पड़ता है। तो जहां पर भी वो यस बॉस वाली कहानी होगी, रिलेशनशिप होगा, वहां मैं बोलूंगा कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। Next, payment in employer's capacity. To treat any payment as salary, it is necessary that payer, being the employer, must have made the payment in such capacity. तो employer-employee relationship अगर है दो लोगों के बीच में, तो ही भाई ये प्रूव होगा कि जो पेमेंट कर रहा है ना एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉई को पेमेंट कर रहा है वो एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में पेमेंट हो रही है, तभी वो पेमेंट सैलरी मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब मैं तुम्हें अपना सर्वेंट डिक्लेयर करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मैं तुम्हें अपना सर्वेंट डिक्लेयर नहीं करता, बस मेरे लिए एक छोटी सी सर्विस करके चले जाओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द एम्प्लॉयर कैन डायरेक्ट, कंट्रोल
the duties and manner of performance of the employee. Hence, employer-employee relationship exists in such contract. However, in case of contract for service, the contractee can simply decide and quote the object or target to be achieved, but cannot decide and direct the manner of performance. तो परफॉर्मेंस कैसे होनी है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में, ये नहीं बताओगे आप सिर्फ ये बता दोगे ये होना है, तो ट्यूबलाइट ठीक होनी है, बस मैं ये बता दूंगा, बाकी इलेक्ट्रिशियन का काम है कैसे वो ट्यूबलाइट ठीक करे, मेरी हेडेक नहीं है। जबकि अगर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ट्यूबलाइट ठीक करनी है, कहां से मटेरियल आएगा, क्या होगा, सब चीजें मैं डायरेक्ट करूंगा, एक एक चीज मैं डायरेक्ट करूंगा, उस केस में वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एजेंट एंड प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, अगर एजेंसी रिलेशनशिप है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, एनी कमीशन और रेम्यूनरेशन अर्न्ड बाय द एजेंट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मैंने आपको बताया अगर एजेंसी का रिलेशनशिप आ जाता है तो भाई उस वाली जो पेमेंट है उसको हम सैलरी के अंदर नहीं टैक्स करते, उसको हम पीजीबीपी में टैक्स करते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेटेड इनकम में कैटेगराइज होती है, तो ऐसी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी सैलरी की तरह। दिस इज बिकॉज एन एजेंट इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ हिज प्रिंसिपल, एजेंट कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता प्रिंसिपल का। और मैंने आपको डिटेल में बताया एजेंसी रिलेशनशिप और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में क्या फर्क है, दोनों में कौन सी चीज अनकॉमन है, अनकॉमन कौन सी चीज है, ऑपरेशनल डायरेक्शंस एजेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो, हाउएवर ऑपरेशनल डायरेक्शंस एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो। यह है डिफरेंस एजेंसी रिलेशनशिप और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में। तो बस आपको अगर कोई झूठ बहकाने की कोशिश कर रहा है, भाई नहीं नहीं मैं तो एजेंट हूं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, पता लग जाएगा एम्प्लॉय है या एजेंट है। Hence, the payment received for services rendered from a person other than employer is not taxable under the head salaries. तो भाई salaries के अंदर नहीं वो वाली पेमेंट टैक्सेबल होगी जो किसी और एम्प्लॉयर के अलावा, एम्प्लॉय रिलेशनशिप जहां नहीं है वहां अगर कोई पेमेंट होती है तो उसे मैं सैलरी नहीं टर्म करूंगा, बट मे बी टैक्स्ड अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा, एज द केस में भी। यहां तो नहीं आएगा, सैलरी में तो नहीं आएगा, सैलरी में सिर्फ वो वाली पेमेंट आएगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप की वजह से पे होती है, वही वाली भाई इनकम यहां पर आएगी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स जो केस लॉ से डिराइव हो रहे हैं, लॉ में जहां एक्सप्लेनेशन दी हुई है वहां से डिराइव हो रहे हैं। आओ देखते हैं ये एग्जांपल्स क्या हैं। अ टीचर रिसीव्स एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स मतलब बेनिफिट्स, कैश या काइंड में कोई बेनिफिट मिलता है तो उसे बोलते हैं एमोल्यूमेंट। ये नया वर्ड है, टैक्स का स्पेसिफिक वर्ड है, टैक्सोनॉमी है टैक्स की, और ये बड़े अच्छे से समझना। एमोल्यूमेंट्स इन काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीचर्स, तो अगर एक पर्सन एक स्कूल में पढ़ाता है और वहां से उसे कुछ एमोल्यूमेंट मिलता है, कैश में नहीं मिलता, काइंड में मिलता है। अरे सर कैश में मिलेगा तो ही तो टैक्सेबल होगा ना, बिल्कुल भी नहीं। कैश में मिले चाहे काइंड में मिले दोनों टैक्सेबल होगा सैलरी के अंडर, हमने बोर्ड पे डिटेल में पढ़ा था। जी सर। सो यस इट इज इमटेरियल वेदर द सैलरी हैज बीन रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता सैलरी कैश में मिली है या काइंड में मिली है, सैलरी तो सैलरी होगी, तो ये कैसे टैक्सेबल होगा भाई, सैलरी की तरह टैक्सेबल होगा। A teacher of a college receives a fee from a university for checking answer sheets. तो भाई कॉलेज का एक प्रोफेसर है, उसको यूनिवर्सिटी बुलाती है, यूनिवर्सिटी कहती है अरे भाई मेरे कुछ पेपर्स चेक कर दो, इतना पेमेंट ले लेना। बताओ ये जो पेमेंट है सैलरी की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी? सर उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि वो जो प्रोफेसर है वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है या कॉलेज का एम्प्लॉय है। अरे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा तो है अ टीचर ऑफ कॉलेज receives a fee from a university, साफ साफ लिखा है। टीचर कहां का है? कॉलेज का। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहां बना? कॉलेज में। पेमेंट कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी। बता दो जरा क्या ये पेमेंट सैलरी के अंडर आने के लिए एलिजिबल है? नो सर, नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कहां है? कॉलेज के साथ है, कॉलेज में जहां पर वो पढ़ाता है। कॉलेज एक अलग चीज है, यूनिवर्सिटी अलग चीज है। हाँ यूनिवर्सिटी एफिलिएट करती है लोगों को, कॉलेज को यूनिवर्सिटी एफिलिएट करती है कॉलेज को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कॉलेज के जो टीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के भी एम्प्लॉयज हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सो नो, एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन पेयर एंड द पेई। कॉलेज टीचर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है, कॉलेज का एम्प्लॉय है, कॉलेज का टीचर। Such receipt shall be taxable under the head income from other sources. Other sources की इनकम में आपको इसे टैक्स करना पड़ेगा।
अ पेमेंट मेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो मेंबर पार्लियामेंट को पेमेंट मिलती है, उसकी मंथली मंथली कुछ पेमेंट मिलती है, और जितने वो सेशंस अटेंड करता है उसके एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा भाई? नो, ये सैलरी की तरह नहीं ट्रीट होता भाई। As employer-employee relationship does not exist, a member of parliament or state legislature is not treated as employee of the government. Payment received by them shall be taxable under the head income from other sources. तो नहीं, ये सैलरी की तरह नहीं ट्रीट होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो को-ऑप्टेड मेंबर्स होते हैं, और वो ना एम्प्लॉय नहीं होते, भारत सरकार के एम्प्लॉय नहीं है भाई। जैसा आपने देखा होगा कई दिग्गज अभिनेता, बॉलीवुड के एक्टर्स मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। जया बच्चन मेंबर पार्लियामेंट है। तो उस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नहीं होते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, बस वो को-ऑप्टेड मेंबर हैं, उनको टेम्पररी फेस के लिए मेंबर बनाया गया है बस। सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म। तो एक पार्टनरशिप फर्म है भाई, उसके 4-5 पार्टनर हैं, और पार्टनर को सैलरी देती है फर्म। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 12th क्लास में, सैलरी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म सैलरी पे होती है। तो बताओ, नाम सैलरी है, क्या ये सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? नो सर, नहीं होगी। अगेन सेम प्रिंसिपल, नॉमेनक्लेचर इज इररेलेवेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नाम सैलरी रख दिया तो। मैं तो देखूंगा क्या पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं है। आंसर इज नहीं है। अरे पार्टनर तो मालिक होता है, पार्टनर को एम्प्लॉय थोड़ी है पार्टनरशिप फर्म का, वो तो ओनर है पार्टनरशिप फर्म का, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो डेफिनेटली पार्टनर की सैलरी सैलरीज के हेड में नहीं टैक्सेबल होती। So salary received by partner from its firm shall not be taxable as salary. सैलरी की तरह नहीं टैक्सेबल होगी, because there is no employer-employee relationship between the firm and the partner. Such salary shall be taxable under the head PGBP, Profit and Gains from Business and Profession. इसके अंडर ऐसी सैलरी टैक्सेबल होनी चाहिए। ठीक है सर। सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो सैलरी जो प्रोप्राइटर ने हासिल करी प्रोप्राइटरशिप फर्म से। भाई मैं तुम्हें ना एक मूलभूत सिद्धांत बताता हूं जो तुमने शायद पहले भी पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटिंग में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटर। हम दोनों को एक ही देखते हैं। अगर हम दोनों को एक ही देखते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से जो प्रोप्राइटर को पैसे मिल रहे हैं वो एक्चुअली इनकम है ही नहीं। आप बताना जरा, क्या आप खुद को इनकम दे सकते हो? तो मैं कह रहा हूं भाई मैंने इनकम अर्न करी। तुमने पूछा सर कहां से? मैंने कहा मैंने खुद से। मैंने अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ किया, अपने पे खर्चा किया। अरे सर आपका बैंक अकाउंट और आप तो एक ही जने हो, ये कोई इनकम थोड़ी हुई आपकी। सिमिलरली प्रोप्राइटरशिप फर्म से अगर प्रोप्राइटर पैसे विड्रॉ करता है तो वो इनकम ही नहीं होती भाई। सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ दो, ये सब तो बाद की बातें हैं, इररेलेवेंट बातें। सो इज नॉट एन इनकम। As proprietor and proprietorship firm are the same person and no one can earn from himself. अपने आप से आप earn नहीं कर सकते। Next, remuneration to director of the company can be treated as salary only if the director is employee of the company. Otherwise, the same shall be taxable under the head income from other sources. Director's fees is taxable under the head income from other sources. तो भाई डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो अब डिपेंड करता है आपने डायरेक्टर को किस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। अगर तो आपके डायरेक्टर का सिर्फ ये काम है कि वो साल में एक बार आएगा और कुछ मतलब आपको गाइडेंस देगा और चला जाएगा और कोई भी काम नहीं करेगा कंपनी में, जैसे हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और भाई उसका सिर्फ हमने नाम यूज करने के लिए, उसका रेफरेंस यूज करने के लिए उसका नाम हमने कंपनी में बनाया हुआ है, बाकी वो कोई काम नहीं करता, वो कोई आपके आदेशों के अधीन नहीं है, वो अगर आप उससे कुछ बोलोगे करने के लिए वो करे, ऐसा मजबूरी नहीं है उसकी, ही इज नॉट बाउंड बाय योर इंस्ट्रक्शंस। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा डायरेक्टर है जो जूनियर डायरेक्टर्स होते हैं उनको इसी टर्म्स पे रखा जाता है कि भाई तुम मैनेजमेंट संभालोगे कंपनी का और एमडी के अंडर काम करोगे, एमडी के इंस्ट्रक्शंस में काम करोगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे वो तुम्हें मानना ही मानना पड़ेगा और तुम्हें सैलरी मिलेगी फिक्स्ड, उसके ऊपर बोनस मिलेगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले हैं तो तुम्हारा डायरेक्टर सैलरी की कैटेगरी में आ जाएगा, उसकी इनकम सैलरी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके किस तरह के रिलेशनशिप हैं आपके डायरेक्टर्स के साथ, आपको उसके अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा कि उसकी इनकम सैलरी में आती है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, नाम पे मत जाना, सैलरी टू डायरेक्टर नाम पे मत जाना।
अरे बुक्स में लिखा है सैलरी टू डायरेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो सैलरी ही हो जरूरी। तुम तो रिलेशनशिप देखना, तुम तो नेचर देखना कि संबंध किस तरह के हैं उस डायरेक्टर के और कंपनी के, तब तुम्हें पता लगेगा कि वाकई वो वाला डायरेक्टर क्या कंपनी का एम्प्लॉई है या कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। देन पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई। अब भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल्दो अब तो पेंशन देनी बंद कर दी है जो अब लेटेस्ट लोग वहां पर रिक्रूट होंगे, बट पहले के लोगों को पेंशन देने का प्रावधान था। प्रावधान कुछ ये कहता था कि हम एम्प्लॉय को जब तक वो जिंदा है तब तक उसको पेंशन देंगे, जब वो मर जाता है उसके बाद उसकी वाइफ अगर डिपेंडेंट थी उस पर, हम उसको पेंशन देंगे जब तक कि वाइफ की डेथ नहीं हो जाती। अब सवाल ये उठता है वो जो एम्प्लॉय था उसका तो रिलेशनशिप था कंपनी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, लेकिन एम्प्लॉय की वाइफ का भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है या नहीं है? आंसर इज नहीं है। तो वही सेम पेंशन, सेम अमाउंट, सेम तरीके से दी जाती है, बस एम्प्लॉय की बजाय उसकी वाइफ को अगर देनी शुरू कर दी तो वो इनकम फ्रॉम हेड सैलरी नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है। आओ देखते हैं। सो पेंशन रिसीव्ड बाय विडो or legal heir of the deceased employee is not taxable as salary, as no employer-employee relationship exists between the payer and the payee. However, such amount shall be taxable under the head income from other sources. Other sources के अंदर आप ये वाला income को taxable करोगे। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस, अगर भाई जजेस को कुछ रेम्यूनरेशन मिलती है, कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो वो कहां पर टैक्सेबल होती है? पहले ही आपको बता दूं, जज एम्प्लॉय की कैटेगरी में कभी भी नहीं होते, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में होंगे तो उनका डिसीजन बायस्ड हो जाएंगे टुवर्ड्स द पर्सन हु इज एम्प्लॉइंग देम। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हुए सपोज जजेस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी केस होगा, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जाता है, वो सब के सब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में देने के चांस रखते हैं, क्योंकि वो वहां के एम्प्लॉय हैं, डिपेंडेंट हैं वहां पर। सो जजेस ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का पार्ट नहीं होते, किसी के भी एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। उनकी सैलरी, उनकी जो टैक्सेबिलिटी है वो सैलरी के अंडर ही कवर होती है, इवन दो दे आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयर। तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है वो, लेकिन फिर भी ये एक एक्सेप्शन है जो लॉ ने क्रिएट किया है। इस सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी सैलरी कहां टैक्स होगी? सैलरी हेड में टैक्स होगी, उसे सैलरी बोला जाएगा। सो जजेस के केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी सैलरी के हेड में ही हम सैलरी को टैक्सेबल कर रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी की डेफिनेशन 17(1) भाई, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15, सैलरी की डेफिनेशन 17 सबसेक्शन 1। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, एनुइटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये दोनों मैंने आपको बताया था पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं ये। एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू एनी सैलरी, तो कुछ भी और तरह का बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है सैलरी के ओवर एंड अबव। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, आप एडवांस सैलरी का मिल गया है आपको। एनी पेमेंट रिसीव्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय द एसएससी, अगर आपने लीव नहीं अवेल करी और उसके बदले आपको पैसे मिल गए, लीव एनकैशमेंट मैंने आपको समझाया था, तो भी आप सैलरी की डेफिनेशन में आ जाओगे। पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रेशन in any previous year to the balance at credit of employee participating in recognized provident fund to the extent it is taxable. सो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भाई, जहां पर हमने देखा था ये चीज कि जहां पर भी सैलरी में से कोई पोर्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देने की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, तो वो वाला पोर्शन जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया वो भी सैलरी की तरह टैक्सेबल होता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एम्प्लॉई को नहीं मिला, ये किसको मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगी? एम्प्लॉई को ही देगी। तो वो भी पीएफ में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने, वो भी कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल, तो जितना भी आपने बैलेंस कुछ भी ट्रांसफर किया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो भी सैलरी की तरह टैक्सेबल होगा। Contribution made by the employer in the previous year to the account of an employee under a pension scheme referred under section 80 CCD, तो 80 CCD सेक्शन के अंदर अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है, एम्प्लॉयर ने प्रीवियस ईयर में किया है और पेंशन स्कीम है वो जो 80 CCD में रजिस्टर्ड है, तो भाई उसको भी हम सैलरी ही मानेंगे।
फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सैलरी, सैलरी में फॉलोइंग चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। एनी वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट्स, तो रिटायरमेंट करी जो एक्चुअल हुई 60 साल की उम्र में, वो तो डेफिनेटली सैलरी की तरह टैक्सेबल होगी ही होगी। जो आपने वॉलंटरी करी वो भी आपकी सैलरी की तरह टैक्सेबल होगी। रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क के लिए रेम्यूनरेशन अर्न किया है, जिसे हम कहते हैं बोनस। भाई बोनस क्या होता है? बोनस होता है आपने जो काम किया, जो आपको फिक्स सैलरी मिलनी थी उसके ओवर एंड अबव आपको थोड़ी सी सैलरी और मिली। अगर उसके ओवर एंड अबव आपको थोड़ी सी सैलरी और मिली तो उसे हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, जिसे कहते हैं बोनस या इंसेंटिव। अगर आपको कोई बोनस या इंसेंटिव मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको ये सैलरी की तरह ही टैक्स करवाना पड़ेगा। ये मत बोलना कि सर ये सैलरी नहीं है, ये तो हमारी मेहनत की कमाई है, ये तो हमारा बोनस है, जो हमने एडिशनल परफॉर्मेंस करी उसका ये तो फल है। भाई सब कुछ जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की वजह से एक एक पाई जो तुमको मिल रही है उसको मैं सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल करता हूं। सैलरी फॉर मोर देन वन सोर्सेज और एम्प्लॉयर, वेदर फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अब भाई कई बार क्या होता है, हम ड्यूरिंग द ईयर एक एम्प्लॉयर को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं। इस सिचुएशन में भी आप जितने एम्प्लॉयर के पास एक साल में गए उन सब की टोटल मिला के सैलरी आपकी सैलरी की तरह टैक्सेबल होगी। ठीक है सर। देन अलाउंसेस परक्विजिट्स रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो अलाउंस परक्विजिट आपके टैक्सेबल होंगे सैलरी की तरह। डिफरेंस हमने डिटेल में चर्चा करी थी लास्ट लेक्चर में। रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स फ्रॉम हिज कंपनी इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है सारा कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी की तरह। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, आप प्रॉफिट शेयरिंग दे दो अपने एम्प्लॉयज़ को, वो भी भाई सैलरी टैक्सेबल होगी सैलरी की तरह। एनी अमाउंट ड्यू और टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन लमसम और अदरवाइज, अगर आप लमसम में कोई भी अमाउंट अपने एम्प्लॉय को देते हो तो वो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा सैलरी की तरह। अब आप लमसम में दे सकते हो प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट। प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने जब एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कराई तो भाई एक नया कंसेप्ट होता है ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। जब आप ज्वाइन करते हो किसी नई कंपनी को तो वो आपको ज्वाइनिंग बोनस देता है, उसे कहते हैं एक लमसम अमाउंट आपको मिलना सैलरी आपके ज्वाइनिंग से पहले। और जनरली ये कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट ये होता है जब आप किसी एम्प्लॉय को दूसरी कंपनी से तोड़ रहे होते हो तो उसको वादा करते हो कि चलो सैलरी में तो हम तुम्हें 20% का या 10% का रेज देंगे, लेकिन हम तुम्हें जब तुम ज्वाइन करोगे ना तब एक मोटा अमाउंट दे देंगे जिससे कि बस तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, एक बार में तुम्हें एक मोटा अमाउंट मिल जाएगा, बस तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। दिस इज नोन एज ज्वाइनिंग बोनस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का प्रायर टू ज्वाइनिंग, प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट में जो लमसम पेमेंट होता है उसका ये एक एग्जांपल है ज्वाइनिंग बोनस। तो आप ज्वाइनिंग बोनस अगर रिसीव करते हो तो वो भी भाई सैलरी की तरह आप टैक्स करोगे। और आफ्टर सेसेशन, अगर आपका सेसेशन मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, आपको कंपनी ने बोल दिया कि भाई अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों को रिट्रेंच किया गया था, तब आप क्योंकि जाने में रिलक्टेंस शो करोगे, आप कहोगे नहीं 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 मैं तो नहीं जाना चाहता, मुझे तो रख लो अपनी कंपनी में, तब वो जो एम्प्लॉयर है वो बोलेगा कि भाई मैं नहीं रख सकता आपको, चलो मैं अगले 2 महीने की सैलरी आपको फ्री में दे देता हूँ, आपको एक मोटा पैसा आपके पास रहेगा ताकि आप अपनी जॉब आराम से ढूंढ लो। तो जो लमसम में पे हुआ, चाहे वो प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले हो या एम्प्लॉयमेंट खत्म करने के बाद हो, दोनों ही भाई सैलरी के डेफिनेशन में आएंगी और दोनों ही टैक्सेबल होंगी। फिर हमने कंसेप्ट किया था फोरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी। सो वन सैलरी अक्रूज द सब्सिक्वेंट वेवर, एक बार सैलरी अक्रू हो गई, एक बार सैलरी आपके खाते में चढ़ गई, मतलब आपको पे नहीं हुई लेकिन ये प्रॉमिस हो गया कि हाँ ये तुम्हारी सैलरी है, and subsequent waiver by the employee does not absolve him from the liability to income tax। subsequently अगर एम्प्लॉय ने वेवर कर दिया इस सैलरी का, उसने कहा नहीं 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 मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आप कोविड पेशेंट्स को दे दो, तब आप लायबल टू टैक्स फिर भी रहोगे उस वाली सैलरी इनकम पे। Such waiver is only an application of salary income and hence chargeable to tax। ये एप्लीकेशन है सैलरी इनकम का, ये हम ऐसा अज्यूम करेंगे जैसे आपको सैलरी मिली थी और आपने अपने हाथों से किसी को डोनेट कर दी तो ये टैक्सेबल होगी। However, if an employee surrenders his salary to central government under section 2 of Voluntary Surrender of Salaries Act 1961, the salary so surrendered would be exempt while computing his taxable income। तो वो सैलरी जो आप जानबूझ के सरेंडर करते हो
सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में सरेंडर करते हो, किसी और के फेवर में नहीं, किसी और एनजीओ को पैसा नहीं देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पैसा देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो सैलरी डेफिनेटली आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगी, आपको उस पर एक भी रुपया टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। फिर आ गए भाई अपने चार्जिंग सेक्शन पे, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15। इसने हमें 3 बातें सिखाई थी, पेमेंट और अलाउंस, पेड या अलाउड, नंबर 2 ड्यू, नंबर 3 एरियर्स। तीनों सैलरी चार्जेबल टू टैक्स होंगी। सो सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस। तो सैलरी कब चार्जेबल होगी, या तो ड्यू बेसिस पे या रिसीट बेसिस पे, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर है। हेंस टैक्सेबल सैलरी इंक्लूड्स सैलरी पेड और अलाउड, तो जो सैलरी आप पे करोगे या अलाउ करोगे वो होगा सैलरी में इंक्लूड। ऑन रिसीट बेसिस सैलरी पेड इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी is taxable under the head salaries in the year of receipt. Allowed means allowances or perquisites given in cash or in kind. Note, such advance salary shall not be included again in the total income when the salary becomes due. तो जब आपने पे करी ये वाली सैलरी, मान लो आपने एडवांस में पे कर दी सैलरी, तो भाई वो सैलरी टैक्सेबल, टैक्स की नेट पे आ जाएगी। अब आपने एडवांस में पे करी अगले साल की सैलरी, अब अगले साल जब आया तो ऐसा मत कहना कि चलो इस साल ड्यू हो रही है सैलरी तो मैं दोबारा टैक्स कर दूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स में एक प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि एक ही इनकम 2 बार टैक्स नहीं हो सकती। तो अगर आपने पेमेंट बेसिस पे एडवांस जो सैलरी का दिया था उस पे अगर आपने टैक्स पे करवा लिया है, तो जब अगले साल ये एक्चुअली अक्रू होगी आपको या एक्चुअली ड्यू होगी, तब आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप ये बोल दो कि लास्ट ईयर जब पे हुई थी तब टैक्स दे तो दिया, अब तो मुझे मिलनी है बस सैलरी, मुझे आप पे कर दो और मैं कोई टैक्स पे नहीं करूंगा। सो अक्रूवल के केस में फिर सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी अगर पिछले साल ऑलरेडी पे हो गई है। एक इनकम को तुम 2 बार टैक्स नहीं कर सकते। ठीक है सर। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन ड्यू बेसिस, सैलरी फॉलिंग ड्यू इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द ईयर इन विच इट फॉल्स ड्यू वेदर इट इज पेड और नॉट। तो जिस भी ईयर में सैलरी ड्यू हुई, जिस भी ईयर में सैलरी राइट टू पेड हमने दे दिया अपने एम्प्लॉय को, उस साल में टैक्स हो जाएगी। भले ही आपने पेमेंट किया हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम टैक्स किस साल में कलेक्ट कर लेंगे आपसे, हम टैक्स उसी साल में कलेक्ट कर लेंगे जिस साल ये सैलरी ड्यू हो गई हमारे एम्प्लॉयज को। नोट नंबर 1, सैलरी ड्यू इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी अक्रूड। सैलरी अक्रूड इज नॉट टैक्सेबल अनलेस इट बिकम्स ड्यू। डिटेल में समझाया था ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में। ठीक है सर। Such due salary shall not be included again in the total income when it is received. तो ये सैलरी दोबारा नहीं इंक्लूड होगी टैक्सेबल सैलरी में जब ये रिसीव हुई। एरियर सैलरी, एनी इंक्रीमेंट इन सैलरी, अगर आपने सैलरी में इंक्रीमेंट किया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जिसका पास पीरियड पे इफेक्ट पड़ रहा है, which have not been taxed in the past years, such arrears will be taxed in the year in which it is allowed. Arrear salary is taxable on receipt basis. तो अगर पास्ट में सैलरी आपकी टैक्सेबल नहीं थी और पास्ट में आपको कुछ एरियर्स पे करना था जो आपने नहीं पे किया, आपने पास्ट का एरियर आज पे किया और पास्ट में आपने टैक्स नहीं पे किया था, तो जिस साल आपने एरियर्स पे किया उस साल में आप टैक्स पे कर दो। मैंने आपको क्लासिक एग्जांपल दिया था, हाई कोर्ट में लड़ाई झगड़ा हो गया भाई सैलरी को लेकर, 5 साल मुकदमा चला, 5 साल बाद कोर्ट ने बोला अब तुम सैलरी पे कर दो, तो बस 5वें साल पे आप टैक्स पे कर दो सैलरी का। जिस साल में आपने लड़ाई झगड़ा शुरू किया था उस साल में अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो 5वें साल में पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपने पे नहीं किया था उस समय, क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़ा था, तो आप उस साल में कर दो जिस साल में आपका एक्चुअली लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ है और जहां एक्चुअली आपको राइट मिला है सैलरी को रिसीव करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, अक्रूड सैलरी कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, ड्यू सैलरी टैक्सेबल होती है। अगर सैलरी अक्रू हो गई लेकिन ड्यू नहीं हुई, ड्यू डेट नहीं आई उस सैलरी की, मैं कहूंगा सैलरी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई। जिस दिन सैलरी की ड्यू डेट आ गई उस दिन सैलरी टैक्सेबल होती है, उस दिन सैलरी टैक्स करने का हक रखती है। ठीक है सर। सर अगर आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दो ना ये ड्यू अक्रूड पे, तो हमारा ना बुद्धि में एकदम क्लियर हो जाएगा एडवांस कैसे होता है, ये सब कैसे होता है, और हम आगे के फिर कॉन्सेप्ट बड़े इजीली कर पाएंगे। ठीक है भाई, आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1।